यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड कल हमने स्टार्ट किया था AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। जरा 2 मिनट रिकैप कर देता हूँ। आज AS28 खत्म हो जाएगा, ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोई चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। बीच बीच में चैप्टर भी तो लेना जरूरी है, क्योंकि AS लगभग अब सारे एंड पे आ गए। चलो AS28 एक बार मेरे साथ रिपीट करते रहना कि क्या क्या हमने पढ़ा था। मैं तो रिवीजन करा ही रहा हूँ, आपको भी रिवाइज करते रहना है। AS28 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के ऊपर। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले समझाया था आउट ऑफ स्कोप कि किस एसेट की इम्पेयरमेंट AS28 कवर नहीं करता। और मैंने बोला था AS2 में जो कवर्ड है, या लिख देते हैं सिंपली, इतना भी शॉर्टकट क्या चल रहा, इन्वेंट्रीज का। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक AS है जो सारी ट्रीटमेंट बताता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड बताओ, बोलो फटाफट से, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कल ही पढ़ा चुका हूं। थर्ड है सर डेफर्ड टैक्स एसेट। रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दो फटाफट से। AS7, ये है AS22, और चौथा है इन्वेस्टमेंट। ठीक, AS13, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कवर्ड है। फिर हम आए थे स्कोप के अंदर, क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ, इंडिविजुअल एसेट की भी इंपेयरमेंट है। हमारे सिलेबस में कैश जनरेटिंग यूनिट का भी है, इसको शॉर्टकट में CGU बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। और तीसरा गुडविल का भी है एंड कॉर्पोरेट एसेट, कॉर्पोरेट एसेट्स। चलो, उसके बाद मैंने बताया था कि इंडिविजुअल एसेट में क्या आते हैं। तो सर टेंजिबल फिक्स एसेट, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं, सबकी इंपेयरमेंट कवर्ड होता है। इनटेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स एसेट, ये भी कवर्ड होता है, करेक्ट। एंड मैंने बोला AS13 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इन्वेस्टमेंट भी है, वो कवर्ड नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, वो भी कवर्ड होते हैं। फिर हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, याद आ रहा है कुछ? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट क्या था? कैरिंग अमाउंट मतलब बुक में कितने वैल्यू पे एसेट दिख रहा है, बुक वैल्यू, WDV भी बोलते हैं इसको। दूसरा रिकवरेबल अमाउंट, कोई बताएगा मुझे? फटाफट से कमेंट करो, रिकवरेबल अमाउंट कैसे लिखते थे। इट इज अ हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, नंबर 1, और दूसरा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, करेक्ट। नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता था? सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट घटा के। अच्छा, वैल्यू इन यूज, एसेट को यूज किया तो कितना वैल्यू जनरेट हो सकता है। तो एसेट को यूज किया तो कैश फ्लो आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्लस अंत में सेल्वेज वैल्यू, तो PV ऑफ सेल्वेज वैल्यू। ठीक, जो डिस्काउंट रेट यूज होना है वो प्री टैक्स, याद रहेगा क्या? उसके बाद बताइए फटाफट से। सर हमने बाद में पढ़ा इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस में बहुत सारी चीजें पढ़ी। नंबर 1 बोलना जरा, एक नंबर
कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल वैल्यू। अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस आता है, जितना ज्यादा है वही है इम्पेयरमेंट लॉस। क्या करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक। इम्पेयरमेंट लॉस क्या हमेशा चेक करते रहते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं। अगर बैलेंस शीट डेट पे ये इंडिकेटर दिख रहे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, लॉस निकालेंगे। बैलेंस शीट डेट पे इंडिकेटर नहीं दिख रहे तो नहीं निकालेंगे। क्या होते हैं इंडिकेटर? सर कुछ तो एक्सटर्नल होता है, कुछ इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है दोज इंडिकेटर विच आर आउटसाइड द एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी। दो चार एग्जांपल देंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, है ना। देन आवर एक्सपेक्टेशन, रीजन क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी चेंज। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, डिस्काउंट रेट बढ़ गया, ठीक, इससे वैल्यू इन यूज कम आता है। फिर मैंने पढ़ा था आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर एसेट का कम हो नेट एसेट से, नेट एसेट बुक में जो एसेट की वैल्यू है टोटल में, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है, ठीक। फिर आते हैं इंटरनल, विद इन एंटिटी। इसमें क्या क्या था? नंबर एक, सर फिजिकल डैमेज हो गया। दूसरा, सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है एसेट की यूज में, और चेंज क्या होगा? एडवर्सली इंपैक्ट करेगा एसेट के यूज को। जैसे कि मान लो हम एसेट को डिस्पोज अप करने वाले हैं, क्यों करते हैं जनरली? ये मैंने बताया था ना, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन इस वजह से। अगला, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेट का कम होने वाला है। सर ऐसी क्या हो गया एसेट में कि इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम हो गई? ड्यू टू सम टाइम मैनर ऑफ यूज, तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं एसेट को, ठीक है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। जितना नॉर्मल डेप्रिसिएट होना चाहिए था उससे ज्यादा डेप्रिसिएट हो जाता है। जो एडिशनल वैल्यू गिर गई वो इम्पेयरमेंट है, और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन है। फिर हमने पढ़ा था रिवर्सल, याद आ रहा है कुछ? बोलो फटाफट से। रिवर्सल। रिवर्सल कब करते हैं? जो इंडिकेटर जिसकी वजह से ये हो रहा था, अगर वो इंडिकेटर एग्जिस्ट ही ना करे, सोचा था इंपेयरमेंट होगा, इंडिकेटर थे, इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, बाद में इंडिकेटर रहे ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। जब भी रिवर्सल आएगा तो दो चार चीज याद रखेंगे। ये रहा रिवर्सल। सर क्या याद रखेंगे? दो चार चीज। नंबर वन, अलाउड रिवर्सल। ये नहीं कि अगर रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। अलाउड रिवर्सल निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट कितना होता। अगर इंपेयरमेंट करे ही नहीं होते तो इस एसेट की आज वैल्यू कितनी होती, और कर रखा है तो कितना है कैरिंग अमाउंट विथ इंपेयरमेंट। यही है अलाउड रिवर्सल। मुझे एक बार बताओ फटाफट से, क्या अलाउड रिवर्सल है उतना रिवर्स होगा तो इंपेयरमेंट जब रिवर्स होगा तो पीएल में क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। सर अगर एसेट का रिकवरेबल वैल्यू उससे और ज्यादा हो तो जो एडिशनल है इसकी ट्रीटमेंट AS28 नहीं बताता। AS28 तो जो बता रहा था रिवर्सल हमने कर दिया, ये बताता है एडिशनल रिवर्सल के लिए AS10। AS10 में अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो इग्नोर कर दो एडिशनल वाले को, रिवैल्यूड मेथड फॉलो कर रहे हो, मेथड फॉलो कर रहे हो तो एडिशनल वाले को एज अ अपवर्ड रिवैल्यूएशन मान के कर सकते हैं ऐड। ठीक, समझ में आया क्या? फिर हमने देखा था लास्ट टॉपिक कल का, रिवैल्यूड एसेट का, ठीक। आपको पता है AS10 में हमने रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था,
जब कोई एसेट रिवैल्यूड होता है ना, तो जो प्रॉफिट होता है, गेन होता है रिवैल्यूएशन पे, वो कहाँ पे जाता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। एंट्री क्या पास होती है? आपने पढ़ाई होगा, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट अकाउंट डेबिट, या इसको हम पीपीई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीई अकाउंट डेबिट टू, बताओ फटाफट से, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट? यानी कि जब भी रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा रहता है। ये जो प्रॉफिट है, गेन है रिवैल्यूएशन पे, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही तो है। तो रिवैल्यूड एसेट का अगर फ्यूचर में इम्पेयरमेंट होता है, तो वैसे तो इम्पेयरमेंट लॉस पीएल में डेबिट होता है, लेकिन ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट है, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक, बच गया, मान लो उससे ज्यादा हमें इम्पेयरमेंट करनी हो, तो तब बचा हुआ लॉस पीएल में डेबिट करेंगे। टू, मैं सीधा एसेट अकाउंट, दो एंट्री को ना पास करके एक ही एंट्री पास किया हूं, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आता है कि सर अगर इसका रिवर्सल होता है तो, अब मुझे खुद बताइए आप, जब इसकी इम्पेयरमेंट हो रही थी रिवैल्यूड एसेट का, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले डेबिट किया, अब रिवर्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो रिवर्सल का गेन है, वो हमें पीएल में नहीं डालनी चाहिए। पहले जितना डेबिट हुआ उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करो। ठीक, एसेट अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री पास कर रहा हूं, दो ना पास करके, ठीक है। टू, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, पहले जितना डेबिट हुआ है उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेज दो, बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजो। इतना पढ़ा था, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा चीज रिवाइज करा दिया। अब जरा स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी, एंड आगे पढ़ने से पहले जो बुक के दो चार क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर मैं आऊंगा सीजीयू एंड गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट के ऊपर, ठीक है। कल आई थिंक 2-3 क्वेश्चन करवाया था मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, देखो याद है ना मुझे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं। X Limited purchased property plant equipment for 4 years ago 150 lakh and depreciated 10% on a straight line। अब बताओ 150 का 10% 15, ठीक, 15 लाख, हर एक साल इतना ही होगा, तो 4 साल में कितना हुआ होगा? 60 लाख। इतना तो डिप्रिसिएशन हो गया होगा। एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट वाज रिवैल्यूड टू 75 लाख। ये रिवैल्यूड क्या है? ये AS10 के अनुसार जो रिवैल्यूएशन करते हैं। अब जरा करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये रहा, 4 साल पहले 150 लाख में खरीदा था, 4 साल हो गए, हर एक साल का डिप्शन कितना है? 15 लाख पर एनम, करेक्ट। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, करेक्ट। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना होगा? वैसे तो आप देख के बता सकते हो सर, 4 साल में 15 इंटू 4 60 लाख डेप्रीसिएशन गया होगा। सर 150 का एसेट है, 60 लाख डेप्रीसिएशन चला गया, 90 लाख का एसेट का कैरिंग अमाउंट होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, तो चलो इतना करके देखते हैं, दिक्कत नहीं है तो। अच्छा, बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आप ऐसे जो ये डायग्राम बनाते हो, क्या हम एग्जाम में भी बना सकते हैं? डेफिनेटली 100% बना सकते हो। चलो, कॉस्ट ऑफ पीपी कितना है? 150, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, 15 है इंटू 4, 60 आ गया। अब बताओ कैरिंग अमाउंट कितना आएगा आफ्टर 4 ईयर? 90। एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही है 75 पे, क्या ये इंपेयरमेंट है? नहीं, रिवैल्यूएशन अलग चीज है। रिवैल्यूएशन मतलब एसेट को हम रिवैल्यूड अमाउंट पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, इस वजह से ये रिवैल्यूएशन हो रहा है।
इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट तो सर इंडिकेटर की वजह से होता है। रिवैल्यूएशन एसेट की फेयर वैल्यू चेंज होते रहता है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। रिवैल्यूड वैल्यू, रिवैल्यूड वैल्यू 75। ठीक, रिवैल्यूएशन लॉस बताओ 15। पता है आपको रिवैल्यूएशन लॉस फर्स्ट टाइम जब कोई एसेट रिवैल्यूड होता है तो उसका लॉस पीएल में डेबिट होता है। लिख दो यहाँ पे शैल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब देखो कैरिंग अमाउंट अब कितना हो जाएगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एसेट की कॉस्ट तो रिवैल्यूड करके हमने 75 पे कर दी, तो 75 लाख। आगे पढ़ते हैं, लिखा भी है। एंड दस रिटर्न ऑफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नहीं भी लिखा होता तो हम यही लिखते। हाउएवर ऑन अ डेट ऑफ रिवैल्यूएशन यानी कि ये प्रेजेंट डेट जिस दिन हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, द प्राइस मार्केट प्राइस इज दिस मच एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज दिस मच। ये क्यों दिया है? अब रिकवरेबल वैल्यू का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है इम्पेयरमेंट के लिए। ठीक, कोई बात नहीं, ये यहीं पे छोड़ दो, इसको 1 नंबर डिनोट कर दो, याद रहेगा। सेकेंड नंबर देखो, नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सर नेट सेलिंग प्राइस होता है ये सेल प्राइस लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। 67.5 माइनस 3 दैट बिकम 64.5। ठीक है सर, दूसरा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू फॉर द रिवैल्यूएशन पर्पस इज डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज इज 60। वैल्यू इन यूज जो है ये है 60। बताओ नेट सेलिंग प्राइस ये रहा। हमने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट बता दिया कि जो रिवैल्यूएशन लॉस होगा वो पीएल में डेबिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, ये तो फेयर वैल्यू पे एसेट को दिखा दिया रिवैल्यूएशन करके। अब इम्पेयरमेंट पे आते हैं। ये रहा एसेट की कैरिंग अमाउंट, ये एज पर एएस10 है, ये एएस10 की कहानी चल रही थी, एएस10 के अनुसार कर रहे थे। अब आता है इम्पेयरमेंट, बताओ जरा फटाफट से। रिकवरेबल वैल्यू कितना आएगा? सर ये होता है हायर ऑफ एबव। ठीक, जो कि हो गया 64.5। एसेट बुक में इतने पे है कॉस्ट पे, रिवाइज कॉस्ट ही है ना, रिकवरेबल वैल्यू इतना है। अगर एसेट की कैरिंग कॉस्ट रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस 75 माइनस 64.5। बताइए जरा, 75 माइनस 64.5 10.5। AS28 बताता है ना इसका ट्रीटमेंट। क्या बताता है AS28? AS10 जो बताता है वो तो हमने रिवैल्यूएशन लॉस का कर दिया, भेज दिया उसको पीएल में। क्या बताता है? इट शैल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके मन में ऐसा थॉट आया कि सर ये तो रिवैल्यूड एसेट था, इसका तो लॉस आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्यों नहीं भेजा? देखो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रखा था। ठीक, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व तो क्रिएट ही नहीं हो रखा है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन में आता है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में तो रिवैल्यूएशन लॉस खुद पीएल में गया है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर था ने। आ जाओ जरा, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं।
रिवीजन लेक्चर में जितना डिफरेंट वेराइटी कवर्ड हो जाए। पूछा क्या है, एसेट का डिटेल है, फाइंड इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट और करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन बताइए जरा। ये रहा कॉस्ट ऑफ एसेट, ये रहा यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, सेल्वेज वैल्यू नील, तो डेप्रीसिएशन कितना लग रहा होगा हर एक साल आ जाएगा। करेंट कैरिंग अमाउंट दे रखा है, ठीक है, यूजफुल रिमेनिंग लाइफ भी दे रखा है एंड रिकवरेबल अमाउंट भी आपको दे रखा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रखा है, ये भी दे रखा है। चलो कोई नहीं, तो सब चीज दे रखा है, इसमें दिक्कत क्या है। मान लो एक एसेट है, यहाँ पे खड़े हैं अपन, ठीक, कैरिंग अमाउंट अभी का दिया है, कितना है बताओ फटाफट से, 27.3। अच्छा, रिकवरेबल वैल्यू भी दिया है, आगे 3 इयर्स लाइफ और बची है, रिकवरेबल वैल्यू भी दिया है, कितना है 12। एक बात बताओ, अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस। कितना आएगा इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा सर, ये आ रहा है 15.3, करेक्ट, यही है इम्पेयरमेंट लॉस। क्या करते हैं यूजुअली इसको, तो सर पीएल में डेबिट करते हैं, है ना, इम्पेयरमेंट लॉस को ऐसे तो पीएल में डेबिट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक और है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, उसमें 14 लाख है, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व 14 लाख तो रिवैल्यूएशन लॉस पहले तो 14 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व से डेबिट होगा, बचा हुआ पीएल में कितना जाएगा 1.3, ठीक, टोटल रिवैल्यूएशन लॉस ये रहा, पीएल में कितना जाएगा ये रहा, क्या क्या पूछा क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस ये रहा, अच्छा मैं रिवैल्यूएशन लॉस बोल रहा था क्या, इम्पेयरमेंट लॉस ये रहा, दूसरा क्या पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट पूछा है इतना, चलो ट्रीटमेंट कर ही देते हैं, मिस्टेक से मैं क्या बोल रहा था बच्चे, रिवैल्यूएशन लॉस, इम्पेयरमेंट कहना चाह रहा था। चलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब 2 एंट्री पास कर लो, जब कर ही रहा हूं इतना तो ये भी कर देते हैं। ट्रीटमेंट बोले ना तो सिर्फ लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 14 लाख शैल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो गया है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 14 लाख शैल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट एंड बैलेंस शैल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, लिख दोगे, चलो कोई नहीं, आगे ये इंपॉर्टेंट है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन निकालना हो तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना है सर, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया है 12 एंड रिमेनिंग लाइफ है 3, तो 4 लाख डेप्रिसिएशन आएगा पर एनम, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े फटाफट से, नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन देख लेना, किसी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करके। सेकेंड टॉपिक है कैश जनरेटिंग यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट सीजीयू, डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाता हूं क्या होता है। इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एसेट that generate cash flow which is independent, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, which is independent
which is independent of other group of assets. एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं एक होटल का ब्रांच है, ठीक। आपको क्या लगता है होटल के ब्रांच में कौन सा ऐसा एसेट है जो पैसा कमा के देता है? सिर्फ होटल की बिल्डिंग, होटल के फर्नीचर, जो आगे पीछे डिजाइन हुई होती है, स्विमिंग पूल डिजाइन हुआ होता है, ये सब चीज ठीक। यानी कि एक सिंगल एसेट कमा के नहीं दे रहा है, कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ एसेट की वजह से वो कैश फ्लो जनरेट हो रही है ना। जो हमसे चार्ज होता है, मान लो 4000 पर नाइट अगर कोई पे कर रहा है, तो हम देखते हैं ना, होटल की बिल्डिंग मिलती है, हमें फर्नीचर मिलता है, एसी की सुविधाएं मिलती है, स्विमिंग पूल की सुविधा मिलता है, कैफेटेरिया मिलता है, रेस्टोरेंट के लिए सुविधा होती है, बहुत चीजों को ध्यान में रख के हम पे करते हैं कि नहीं। यानी कि होटल जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, वो ना तो होटल की इकलौता बिल्डिंग कर रहा है, सिर्फ बिल्डिंग के लिए कौन पैसा देगा? कोई भी नहीं, सारे ग्रुप ऑफ एसेट मिलके जनरेट कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल, मान लो एक मशीनरी है, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, हमें पता है इससे प्रोडक्शन हो रही है और इससे कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ये कमाई करके देगा। नहीं यूज करेंगे तो सेल करेंगे, कमाई करके देगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो मैंने एग्जांपल लिया होटल का, तो होटल में क्या है बताओ फटाफट से, क्या सिर्फ खाली रूम कमा के दे रहा है? नहीं, उसमें रूम है, फर्नीचर है, बहुत सारे एसेट को यूज करना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस पैसा कमा के देती है। तो नंबर 1 ग्रुप ऑफ एसेट है। दूसरा, विच जनरेट कैश फ्लो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ग्रुप ऑफ एसेट। होटल का एक ब्रांच तो ये है ब्रांच, मान लो सेकेंड ब्रांच यहां पे है, अब बताओ ये भी कैश फ्लो जनरेट करता होगा, इससे भी कमाई होती होगी, इसका कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है इससे, ये भी एक ग्रुप ऑफ एसेट है, ये भी एक ग्रुप ऑफ एसेट है। तो यानी कि सीजीयू का मतलब होता है कैश जनरेटिंग यूनिट। ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट जो अकेला कमा के नहीं दे रहे, उसमें ग्रुप है, एसेट का ग्रुप, और वो जो कमाई करके दे रहे हैं, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, वो दूसरे ग्रुप से इंडिपेंडेंट है। एक ब्रांच कितना कमाएगा नहीं कमाएगा, दूसरे ब्रांच से उतना लेना देना है ही नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल ले लो, हॉस्पिटल का नाम सुना है? हॉस्पिटल की यूनिट, एक हॉस्पिटल है, उसमें जो हॉस्पिटल में कैश फ्लो जनरेट होता है, बहुत सारे एसेट यूज होते हैं हॉस्पिटल में, है ना। चाहे फर्नीचर हो, चाहे और सुख सुविधाएं हो, चाहे उसकी बिल्डिंग हो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एसेट, जहां पे एक इंडिविजुअल एसेट नहीं है जो कैश जनरेट कर रहा है, पूरा ग्रुप ऑफ एसेट मिलकर कैश जनरेट कर रहे हैं, ठीक। और वो जो ग्रुप ऑफ एसेट है इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहा है दूसरे ग्रुप ऑफ एसेट से, जैसे कि हॉस्पिटल के केस में दूसरा ब्रांच हो सकता है हॉस्पिटल का। एग्जाम्पल के रूप में हॉस्पिटल यूनिट, एग्जाम्पल के रूप में रेस्टोरेंट, आउटलेट, ठीक। चलो ईटीसी कर दूं। अब प्रॉब्लम क्या है सीजीयू में, देखो वहां तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट है, एक इंडिविजुअल एसेट था तो बड़ा सिंपल था, उसका कॉस्ट पता था, रिकवरेबल वैल्यू पता था, ठीक। जहां पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट होता है ना, वहां इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल वैल्यू नहीं पता चलता। चलो एक एग्जांपल ले लेते, हमारे केस में मान लेते हैं होटल ही है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरी होटल का रिकवरेबल वैल्यू पता चल जाएगा, भले इसमें जो एसेट्स है इंडिविजुअल, चाहे बिल्डिंग हो, है ना, एसी हो, फर्नीचर हो, इनका कॉस्ट हमें पता होगा अलग से, किसमें कितना खर्चा लगा है, बिल्कुल। पर होटल में इंडिविजुअल एसेट थोड़ी ना बेचते हो कि एक बार एसी एसी बेचा, फिर एक बार बिल्डिंग बेचा, फिर बेड बेचा, ऐसे नहीं होता। हम दाम लगाते हैं पूरे होटल का,
वैसे ही ये तो रिकवरेबल वैल्यू में नेट सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हो सर। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज भी पूरे होटल का आएगा, इंडिविजुअल एसेट का नहीं आएगा। क्यों सर? पूरी मैंने आपको पहले ही लाइन में पढ़ाया था कि पूरा ग्रुप मिलके, ये पूरा एसेट का कॉम्बिनेशन मिलके कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। हम जो पैसे देते हैं ये सारे एसेट को ध्यान में रख के देते हैं। तो सीजीयू के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक ग्रुप ऑफ एसेट मिलके कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। ये बिकते भी है तो पूरे ग्रुप बिकते हैं, इंडिविजुअल एसेट को नहीं बेचा जाता। तो इसीलिए सीजीयू का रिकवरेबल वैल्यू पूरा सीजीयू का होता है, इंडिविजुअल एसेट का नहीं होता। पर इंडिविजुअल एसेट का क्या कॉस्ट हो सकता है? हो सकता है। मैंने जितने में खरीदा होगा उतना ही कैपिटलाइज किया होगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो इंडिविजुअल एसेट का कॉस्ट दिख ही रहा होगा। बिल्डिंग में कितना खर्चा लगा ठीक, फर्नीचर में कितना खर्चा लगा, एसी में कितना खर्चा लगा। बिल्कुल पॉसिबल है कि उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल एसेट है उनका कॉस्ट हमें पता है, लेकिन जो रिकवरेबल वैल्यू होता है वो पूरा ग्रुप का होता है। समझ में आया? अब इनकी इंपेयरमेंट कैसे करेंगे सर? बड़ा सिंपल है, सुनो जरा, स्टेप्स लिखो। नंबर, हमें पता है ना कि इंडिविजुअल का कॉस्ट हमें पता है, अब टोटल ग्रुप का रिकवरेबल वैल्यू पता है, तो हम टोटल जोड़ देंगे तो टोटल ग्रुप का कॉस्ट आ जाएगा कैरिंग अमाउंट, उससे कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा अपना इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस, अब बताओ ये जो लॉस है इंडिविजुअल एसेट, एक कोई एक एसेट का है क्या? नहीं, ये टोटल ग्रुप का है जिसको सीजीयू बोलते हैं। तो इस लॉस को कैसे बांटेंगे? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सर? सीजीयू हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सीजीयू का फीचर क्या है? ये एक जो ग्रुप ऑफ एसेट है ये मिल के कैश फ्लो जनरेट करते हैं, उनमें से एक एसेट जनरेट नहीं कर रहा। दूसरा, जो रिकवरेबल वैल्यू है वो पूरी सीजीयू का निकलता है, इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉस्ट इंडिविजुअल एसेट का जो सीजीयू में ग्रुप है उनका इंडिविजुअल एसेट का कॉस्ट पता होगा। जैसे होटल के केस में बेड का कॉस्ट कितना है, फर्नीचर जो हो गया यानी मतलब एसी का कॉस्ट कितना है, ठीक, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, ये जरूर पता होगा। पर होटल का रिकवरेबल वैल्यू टोटल होटल का आएगा, इंडिविजुअल एसेट का नहीं निकाल सकते। तो टोटल ग्रुप का कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट टोटल सीजीयू का रिकवरेबल वैल्यू जो है टोटल सीजीयू का पता है, फिर जो लॉस आएगा ये टोटल सीजीयू का आएगा। फिर इंडिविजुअल एसेट पे कैसे बांट सकते हैं? ये जो कैरिंग अमाउंट है ना इसके रेशियो में लिखो जरा। कैलकुलेट टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट का टोटल कैरिंग अमाउंट निकलो। दूसरा, उसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सीजीयू, सीजीयू के रिकवरेबल वैल्यू से कंपेयर कर लो। कंप्यूट कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू। अब ये तो इम्पेयरमेंट लॉस बच्चे पूरा सीजीयू का है, पूरा ग्रुप का है, करेक्ट। इंडिविजुअल एसेट का फिर कैसे पता चलेगा? जो इम्पेयरमेंट लॉस आया उसको ग्रुप में बांट दो, जो भी एसेट है। डिस्ट्रीब्यूट इम्पेयरमेंट लॉस टू ऑल एसेट्स इन सीजीयू, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट इम्पेयरमेंट लॉस टू ऑल एसेट्स इन सीजीयू बेस्ड ऑन देयर कैरिंग अमाउंट, देयर कैरिंग अमाउंट। एग्जाम्पल, एक सीजीयू है, कैश जनरेटिंग यूनिट, जिसमें दो एसेट है, एसेट 1 एंड एसेट 2। मान लेते हैं 20 लाख का है, ये 5 लाख का है, ठीक।
25 लाख हो गए। दोनों का कैरिंग अमाउंट दे रखा है, ये कैरिंग अमाउंट है। और रिकवरेबल वैल्यू दिया है। क्या इस सीजीयू में इंडिविजुअल एसेट है, इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल वैल्यू निकालना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीजीयू है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। तो रिकवरेबल वैल्यू दे रखा है, मान लेते हैं 16 लाख। ये रिकवरेबल वैल्यू किसका है? टोटल सीजीयू का है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है सर, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो लिख लो यहाँ पे पर्टिकुलर्स एसेट 1 एसेट 2 और टोटल कर लो। ध्यान देना जरा, कैरिंग अमाउंट कितना है? सर इसका 20 लाख, इसका 5 लाख, टोटल 25 लाख है। इम्पेयरमेंट, पहले तो रिकवरेबल वैल्यू देखो, रिकवरेबल वैल्यू सर 16 लाख है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा? इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा सर? टोटल 25 में से 16 चला जाएगा, 9 लाख आएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ये लॉस को दोनों में बांटने हैं, किस रेशियो में सर? इनकी कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में, यही आपने लिखा है। बांट दो चलो। जैसे इसका है, बोलो जरा, 9 लाख का लॉस है, ये 20 और ये है 5 लाख, टोटल है 25 लाख। डिवाइड बाय 25 इंटू 20 कितना आएगा? ये तो आ रहा है 7,20,000। पूरे 9 लाख के लॉस में से 7,20,000 एक के हिस्से में आया, तो A2 जो एसेट है, सेकेंड एसेट, उसके हिस्से में 9 लाख माइनस 7,20,000 कर दो, 1,80,000। चलो इनको घटा दोगे तो अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक, ये रहा। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। सर इतना सिंपल तो है, हम इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट नहीं निकाल सकते, टोटल सीजीयू का निकाल लेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल एसेट में बांट देंगे कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में। चलो ठीक है। इनका अगर रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू, स्टेप्स। इतना तो पता है, जब इम्पेयरमेंट हुआ तो कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में बांट रहे हैं, तो जिस भी साल में रिवर्सल होगा उसको भी कैरिंग, जितना भी रिवर्स कर सकते हैं उसको भी कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में ही ऐड करेंगे। ये तो लॉजिक सिंपल है, जब कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में इम्पेयरमेंट बांट के घटाए थे, बाद में रिवर्स होगा तो कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में ही करेंगे। लेकिन अलाउड रिवर्सल आपको निकालना पड़ेगा, याद रहेगा क्या? कैलकुलेट मैक्सिमम अलाउड रिवर्सल। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम वही, कैरिंग अमाउंट विदाउट, कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट क्या होता? लेस कैरिंग अमाउंट विथ इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट विथ इम्पेयरमेंट, यही है। और एक बार निकल गया कितना हमें रिवर्स करना है, तो दूसरे स्टेप में कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूट रिवर्सल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट
रिवर्सल अमाउंट जो भी आया ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो एसेट है तो बेस्ड ऑन करेंट कैरिंग अमाउंट, करंट कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई दिक्कत है बताओ फटाफट से। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। ऊपर जो है मान लो एक सीजीयू है जिसमें दो एसेट है, एसेट 1 20 लाख, इसका लाइफ है 10 इयर्स, करेक्ट। एसेट 2 बोलो फटाफट से सर, एसेट 2 5 लाख, इसका लाइफ ले लेते हैं 5 इयर्स, करेक्ट। लाइफ जरूरी है क्योंकि आगे अब ईयर वाइज दे रहा हूं तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। रिकवरेबल वैल्यू दिया है, रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सीजीयू कितना दिया है आफ्टर 2 ईयर, मान लेते हैं आफ्टर 2 ईयर है वही 9 लाख, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, 15 लाख। और बाद में इंपेयरमेंट होएगी तो एक काम करते हैं, बाद में रिवर्सल लिखते हैं, आफ्टर 4 ईयर कितना हो जाएगा, वापस से 24 लाख। चलो सबसे पहले तो 2 साल बाद इंपेयरमेंट की केस आएगी क्योंकि रिकवरेबल वैल्यू 2 साल बाद का है, तो नॉर्मल देखो। इस केस में आप क्या करते हैं, दो एसेट है सर, A1 A2, इनका कॉस्ट है 20 लाख, इसका कॉस्ट है 5 लाख। सबसे पहले 2 साल का डेप्शन घटाते हैं, डेप्शन फॉर 2 इयर्स। इसके केस में सर 20 लाख लाइफ है, 20 लाख वैल्यू है, डिवाइड बाई 10 इंटू 2 यानी कि 4 लाख डेप्शन आता। इसके केस में 5 लाख है, डिवाइड बाई 5 इंटू 2 यानी कि सर 2 लाख डेप्शन आता। तो कैरिंग अमाउंट कितना आता आफ्टर 2 ईयर, कैरिंग अमाउंट कितना आता आफ्टर 2 ईयर, बोलो फटाफट से सर। इधर 16 लाख और इधर 3 लाख, टोटल 19 लाख। ठीक, टोटल 90 लाख। ठीक, अब देखो यहाँ एक टोटल का कॉलम करना चाहो तो कर लो, यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल का कॉलम। यहाँ पे 25 लाख है, 6 लाख डेप्शन गया, 19 लाख आया। ठीक है सर, रिकवरेबल वैल्यू कितना दिया है टोटल सीजीयू का, तो सर रिकवरेबल वैल्यू है 2 साल बाद 15 लाख। तो कहने का मतलब इंपेयरमेंट तो है, कितना है इंपेयरमेंट टोटल सीजीयू पे, सर 4 लाख का। लेकिन बताओ ये 4 लाख की इंपेयरमेंट तो टोटल है, इन दोनों में बांटने पड़ेंगे, किस रेशियो में, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। इस 4 लाख को बांटोगे 16:3 के रेशियो में तो कितना आएगा बताओ, 4 लाख डिवाइड बाई 19 इंटू 16, ये आया 336 842, तो ये आ गया 63 158। अब कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बोलो फटाफट से। तो इधर तो आया सर 236 842, इधर कितना आएगा 16 लाख माइनस 336 842, करेक्ट। इसके बाद 2 साल और बीत गए, ये आफ्टर 4 ईयर्स लिखा है तो 2 साल और डेप्शन लेस डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर आपको पता है अब डेप्शन कितना चार्ज होगा, तो जो भी रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा वो रिमेनिंग लाइफ में सर 12,63,158, अगर 2 साल चले गए 10 साल में से तो 8 साल में बांटना है, ये पर एनम आया तो 2 साल का कितना। सिमिलरली 236 842, यहाँ पे देखो 5 साल में से 2 साल चले गए, इसको 3 साल में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो पर एनम आ गया, तो 2 साल का कितना, ये जो भी आएगा तो ये आ जाएगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर। करना जरा, सिमिलरली इधर बताओ 236 842 डिवाइड बाई 3 × 2। अब बताओ 4 साल के बाद हम इस पोजीशन पे खड़े हैं। अब फिर क्या बोलता है कि अब हमें इतना कर देना है रिकवरेबल वैल्यू। अब रिकवरेबल वैल्यू बढ़ रहा है तो पूरा नहीं बढ़ाना है, हमें अलाउड रिवर्सल निकालना है, करेक्ट। चलो अभी कितना है टोटल, टोटल कितना है कैरिंग अमाउंट, दोनों को जोड़ दो, 947 369, तो ये आ गया 1026 316, ये रहा ना, बोलो फटाफट से, इतना है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट पे आ जाओ। हमने क्या देखा था, अलाउड रिवर्सल निकालेंगे, अलाउड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, वो उसका फॉर्मूला क्या था सर, इसका फॉर्मूला है कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट, अगर इम्पेयरमेंट हुई नहीं होती तो विदाउट इम्पेयरमेंट माइनस कैरिंग अमाउंट विथ इम्पेयरमेंट, सीए लिखा हूं, कहने का मतलब है कैरिंग अमाउंट। अब आप मुझे बताइए फटाफट से, इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती तो नॉर्मल 2-2 लाख डिप्रिसिएशन था, ठीक, 4 साल में 8 लाख डिप्रिसिएशन निकला होता, 12 लाख एसेट की कॉस्ट होती। ये बताओ 1-1 लाख डिप्रिसिएशन, 4 साल में 4 लाख डिप्रिसिएशन चला गया होता, 1 लाख कॉस्ट बची होती, 12 + 1 13 लाख, कहने का मतलब 12 लाख है ना, +1 13 लाख बचा होता। अभी कितना है, तो सर अभी है 1026 316, 1026 316, बताओ फटाफट से। कितना है, तो सर 13 लाख माइनस 1026 316, 273 684, यही है सर अलाउड रिवर्सल जो हम कर सकते हैं। तो करो, किस रेशियो में बांटना है दोनों में, तो टोटल सीजीयू का है, कैरिंग कॉस्ट के रेशियो में। चलो यहाँ A1 A2 टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट बोलेंगे जरा एक साथ, 947 369 78 947 1026 316, यही है ना। ऐड कर दो रिवर्सल, सर टोटल रिवर्सल है 273 684, ठीक है, लेकिन हमें इस रिवर्सल को इन दोनों में बांटना है, किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो बताओ फटाफट से। 273 684 ये टोटल है ना, ये रेशियो का टोटल ये रहा 1026 316 कैरिंग अमाउंट का, इसके हिस्से में कितना है, इसका कैरिंग अमाउंट ये रहा, तो ये आ जाएगा ये आ गया 252। ये मैं नहीं भी कराता तो आप समझ जाते, क्यों करवाया समझ में आया आपको, अभी बताता हूं।
ये बताओ, ये 12 लाख आएगा। ठीक है, हाँ जी, ये कर लो, 13 लाख आएगा। क्या हमने टोटल अभी देखो इतने थे ना, ये रहा टोटल 24 लाख हो रहा था। कितना इंक्रीज हो रहा था रिकवरेबल वैल्यू? 1026,316 माइनस 24 लाख, 13,73,684, करेक्ट। क्या 13,73,684 हमने इंक्रीज किया? नहीं, हमने सिर्फ अलाउड जितना था उतना ही इंक्रीज किया। किस रेशियो में? जो कैरिंग अमाउंट है जिस समय रिवर्स कर रहे उस रेशियो में। यानी कि सीजीयू का इम्पेयरमेंट निकाल के भी बांटते हैं एसेट में कैरिंग अमाउंट का रेशियो में। भविष्य में रिवर्सल हुआ उस समय रिवर्सल का अलाउड रिवर्सल निकाल के भी कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांटेंगे, सिंपल। बस अलाउड रिवर्सल निकालना जरूरी है। जब भी रिवर्सल होगा, जब भी रिवर्सल होगा, मैक्सिमम अलाउड रिवर्सल आपको निकालना है, पूरा का पूरा मत रिवर्स कर देना, वही मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, गुडविल। थर्ड टॉपिक है गुडविल एंड, बताओ फटाफट से, कॉर्पोरेट एसेट। गुडविल पढ़ लोगे? कॉर्पोरेट एसेट का सेम ही है जैसे गुडविल का है। तो चलो गुडविल पे आते हैं। सबसे पहले गुडविल का इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, पहला टॉपिक लिखो, खत्म है बस अब। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। आपको पता है गुडविल हमारे लिए ये कौन सा गुडविल है? नंबर 1, यहाँ पे जरा लिखवा दो, ये है सर परचेज गुडविल। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, परचेज गुडविल। क्यों सर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक में होता ही नहीं है। परचेज गुडविल जब हम बिजनेस परचेज करते हैं किसी का, तो उस समय में गुडविल आता है। कैसे आता है सर? गुडविल कितना आएगा? तो जो भी हम पीसी देते हैं ना, नेट नेट एसेट से ज्यादा, वो गुडविल होता है। ठीक, ये सारी कहानी AS14 एमलगेमेशन में आपने पढ़ा होगा। जो भी गुडविल आता है बिजनेस परचेज में, उसको एमोटाइज करते हैं। इसका लाइफ कितना होता है? 5 ईयर्स। यानी कि इसको एमोटाइज करते हैं, ऐसे लिख लो, एमोटाइज ओवर 5 ईयर्स। क्या सर ये आप खुद से भविष्यवाणी करके बता रहे हो कि 5 साल में एमोटाइज करना है? नहीं, ये सारी कहानी AS14 में लिखा है एमलगेमेशन में। ओके सर, और क्या बढ़िया बात है गुडविल के बारे में, इतना तो आपने बता दिया। गुडविल पता है इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता। सर ये क्या कह रहे हो आप? हमने तो सुना था गुडविल होता है तो गुडविल की वजह से कमाई होती है। होती है, सिर्फ गुडविल की वजह से नहीं कमाई होती। कमाई तो बिजनेस के एसेट ही करते हैं, गुडविल होने की वजह से वो ज्यादा कमाई करते हैं। ठीक, अगर किसी कंपनी का गुडविल है, ठीक है, तो वो कंपनी की अगर आप वो लेते हो, मान लो फ्रेंचाइजी लेते हो, तो चलेगा, कमाई होगी, करेक्ट। क्योंकि गुडविल की वजह से भी कुछ एडिशनल होता है। या उस कंपनी को आप खरीद लेते हो तो कंपनी की प्रोडक्ट चलेगी क्योंकि उसका गुडविल है। तो चलेगी तो तब ना, जब वो एसेट को यूज करोगे, प्रोडक्शन करोगे, बेचोगे। इकलौता गुडविल क्या कैश फ्लो जनरेट कर सकता है? नहीं, गुडविल एसेट तो है पर इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो नहीं जनरेट कर सकता। कैश फ्लो तो रियल एसेट ही जनरेट करते हैं, गुडविल बस उन्हें मदद करता है एडिशनल कैश फ्लो जनरेट करने में। जहां की वो कंपनी कमा रही थी 10 लाख मान लो, तो किसी और कंपनी को एक्वायर करी तो गुडविल की वजह से एडिशनल कमाई करेगी। नॉर्मल वो कंपनी 10 लाख कमा रही है जिसको एक्वायर कर रही है, गुडविल की होने की वजह से, क्योंकि उसका गुडविल है 12 लाख कमा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 2 लाख एडिशनल कमाई कर रही है गुडविल की वजह से। पर वो कर कब रही है? जब वो कंपनी को चलाएंगे, एसेट को यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्या सिर्फ गुडविल कमा के दे सकता है? नहीं, बिजनेस तो करनी पड़ेगी ना। गुडविल मदद करता है, गुडविल की खासियत है इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता। याद कर लो जिंदगी भर के लिए, ठीक है। गुडविल कैनॉट जनरेट
कैश फ्लो, कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। दो चीज समझ में आई। गुडविल, एक तो परचेज गुडविल की बात हो रही है जो AS14 में हम बिजनेस परचेज में लेते हैं। पीसी ज्यादा देते हैं नेट एसेट से, तो वो जो इतना ज्यादा दे रहे हैं उसी को बोलते हैं गुडविल। लाइफ होती है 5 ईयर, यानी कि 5 साल तक एमोटाइज करना है। हम मान के चलते गुडविल का जो बेनिफिट है अगले 5 साल में हमें मिल रहा है, ठीक है। एंड गुडविल इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है। मेरा कितना भी गुडविल हो जाए, मुझे कमाने के लिए पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। गुडविल की वजह से हो सकता है बच्चे ज्यादा आएंगे, लेकिन क्या मैं बैठ के बस सोता रहूं, पढ़ाऊं ही ना, तो कोई मुझे पैसे देगा? नहीं देगा। मैं कमा सकता हूं? नहीं कमा सकता हूं। गुडविल दूसरे एसेट को कमाने में मदद करता है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जनरेट में मदद करता है। सिर्फ गुडविल की वजह से सब चीज बंद कर दो, थोड़ी ना कमाई होगी, नहीं होगी। इंडिपेंडेंटली गुडविल के पास वो पावर नहीं है कि कैश फ्लो जनरेट कर पाए। ठीक है सर। अब गुडविल का दो केस हो सकता है। एक, गुडविल हो सकता है एलोकेबल, दूसरा अनएलोकेबल। एलोकेबल का मतलब आप ये पता कर पा रहे हो कि गुडविल की वजह से कौन से एसेट कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं एडिशनल। ठीक, यानी कि गुडविल से जो बेनिफिट डेराइव होने वाला है वो डायरेक्टली एसेट से लिंक्ड है। हमें पता है कि गुडविल की वजह से कौन सी एसेट कितना एडिशनल कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। दूसरा अनएलोकेबल, यानी कि गुडविल की वजह से जो एडिशनल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ये हमें नहीं पता कि कितना जनरेट होगा कौन से एसेट से, डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते एसेट से। हाँ, दोनों ही केस में गुडविल कमाई करके तो देती है, बस फर्क क्या है, एलोकेबल में उस कमाई को डायरेक्टली एसेट से लिंक कर सकते हैं, एलोकेबल नहीं कर सकते, नॉट एलोकेबल। जब भी एलोकेबल है गुडविल, तो जो अप्रोच फॉलो करते हैं इंपेयरमेंट का है उसको बोलते हैं बटम अप। अनएलोकेबल है तो दो तरीका है। पहले तो फर्स्ट बटम अप, पहले बटम अप करेंगे, उसके बाद टॉप डाउन। क्या होता है सर बटम अप टॉप डाउन? देखते हैं, समझ जाओगे, बहुत आसान है। ठीक, स्टार्ट करूं फिर पहला केस से। गुडविल इज एलोकेबल, गुडविल इज एलोकेबल। स्टेप्स लिख लो, फिर मैं समझाता हूं इंपेयरमेंट का। कैलकुलेट प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। अभी गुडविल की क्या वैल्यू है ये बताइए, कैलकुलेट करो। कैसे निकलता है सर? गुडविल का जो भी कॉस्ट है उसमें एमोटाइजेशन घटा देंगे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये एलोकेबल है, हमें पता है किस एसेट के हिस्से में कितना आना चाहिए, डायरेक्टली लिंक्ड है एसेट से गुडविल की बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे, गुडविल को एसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। एलोकेट गुडविल टू एसेट्स, किस रेशियो में? जिस दिन हम बिजनेस खरीद के लाए, जैसे हम अमेज़न में बिजनेस खरीद के लाते हैं ना, जो डेट है बिजनेस खरीदने का, जिस दिन वो गुडविल अराइज हुआ है, उस दिन जो एसेट का फेयर वैल्यू है, एलोकेट टू एसेट ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ बिजनेस परचेज। ठीक, तीसरे स्टेप में कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। चौथे स्टेप में लिख लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। चौथे स्टेप में इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस
shall be first considered as loss of goodwill and balance if any, बोलो जरा, balance if any shall be written off to asset। सर ये क्या लिख रहे हो आप? चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो मैंने एमलगेमेशन में बिजनेस परचेज किया 1/4/12 को, या थोड़ा ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग को समझ में आए। 12 तो कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया, 1/4/2024 को, करेक्ट, या 20 कर लो, ठीक है। उस समय परचेज कंसिडरेशन मैंने दिया 5 लाख, ठीक, और एसेट एक्वायर किया उसमें। एक तो एसेट 1, इसको सीजीयू करके भी दे सकता है, सीजीयू 1 2 लाख का, दूसरा एसेट 2 1 लाख का, करेक्ट। एसेट 2 1 लाख का। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, एसेट 1 एसेट 2 का देखना जरा, एसेट 1 एसेट 2 क्या यहाँ कैरिंग अमाउंट दिया है और यहाँ रिकवरेबल वैल्यू दिया है। दो साल बाद का यहाँ कैरिंग अमाउंट दिया है, फॉर एग्जांपल ये 180 है, ये 80,000 है, ठीक है, और रिकवरेबल वैल्यू दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं इसका 150 ले लो, इसका 50,000 ले लो, ठीक। गुडविल की भी वैल्यू दे रखी है, गुडविल अब नहीं दिया है तो चलो हम लोग निकाल के देखते हैं। बताओ जिस दिन मैंने खरीदा कितना गुडविल, 5 लाख मैंने दिया और बचा 3 लाख का एसेट खरीदा, एसेट आया, तो 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दिया? गुडविल की वजह से। गुडविल कितना हुआ होगा? 2 लाख। हमें 5 साल में एमोटाइज करना है तो हर एक साल 40,000 एमोटाइज होनी चाहिए। 2 साल बाद यानी कि 40,000 80,000 एमोटाइज हो गया है। 2 लाख में से 80,000 गया तो गुडविल बैलेंस शीट में कितना 120 पे दिख रहा होगा, 120, ठीक। क्या लिखा है मैंने कि अब गुडविल का इंपेयरमेंट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। कैलकुलेट प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल कॉस्ट लेस एमोटाइजेशन, ये नहीं दिया था, मैंने निकाल के बता दिया, ये रहा कि अभी गुडविल का क्या वैल्यू है, निकाल लीजिए। कैसे? गुडविल का कॉस्ट कितना था उस समय, लेस अगर कुछ साल बाद की कैलकुलेशन है तो एमोटाइज कितना हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में एलोकेट गुडविल टू एसेट, एसेट में बांट दीजिए, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ बिजनेस परचेज, कोई बात नहीं। चलो यहां पे पर्टिकुलर्स लिख लो, 2 एसेट है ना, एसेट 1 एसेट 2, इनका कैरिंग अमाउंट ले लो, लिख लो, यही है ना एसेट की बुक में वैल्यू। हमें क्या करना है, गुडविल को एलोकेट करना है, दोनों पे बांटना है। किस रेशियो में? जिस दिन इन दोनों को खरीदा उस रेशियो में, ये रहा 2:1। सर 2:1 के रेशियो में बांटना है गुडविल को, देखो जरा 2:1 के रेशियो में, गुडविल 120 है, 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 80,000 आएगा, ये आएगा 40,000। फिर टोटल कैरिंग अमाउंट निकाल लो इंक्लूडिंग गुडविल। थर्ड स्टेप में क्या लिखा है बांटने के बाद? चलो एक स्टेप और इसमें जोड़ लो, एंड कैलकुलेट टोटल कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेट इसी में जोड़ दो टोटल कैरिंग अमाउंट। टोटल कर लिया हमने, कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। अब इंपेयरमेंट लॉस निकालिए अगले स्टेप में।
सर ये आया 120, ये आ रहा है 180 में 80 जोड़ देंगे 260। रिकवरेबल वैल्यू कितना है इसका 150, इसका 50, 1,50,000, इसका 50,000। इम्पेयरमेंट लॉस है कुछ, बिल्कुल है सर इम्पेयरमेंट लॉस। इस केस में कितना है सर, इस केस में इम्पेयरमेंट लॉस है 1,10,000, इस केस में कितना है 70,000। ठीक, इम्पेयरमेंट लॉस आपने निकाल लिया। इम्पेयरमेंट लॉस को पहले तो मानेंगे गुडविल का लॉस है, कुछ बैलेंस बच गया तो एसेट का लॉस मानेंगे। ठीक, लॉस ऑफ गुडविल बताओ। 1,10,000 का लॉस है जिसमें गुडविल 80,000 है, तो पूरा 80,000 गुडविल पे पहले दे दो। शुरू में मानते हैं गुडविल का इम्पेयरमेंट है, और दूसरा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट बैलेंस। 1,10 में से 80 गया 30,000। सेकेंड 70,000 इम्पेयरमेंट करना है, क्या करें, पहले टोटल गुडविल का इम्पेयरमेंट कर दो, तो गुडविल के हिस्से में 40,000, अब भी बच गया सर 30,000, ये इस एसेट का इम्पेयरमेंट है A2, एसेट 2 है ना, ये था एसेट 1, 30,000। ये कहने का मतलब आज का कैरिंग अमाउंट लो एसेट का, आज का गुडविल पता करो, अगर नहीं दिया है तो गुडविल को एलोकेट कर दो। पर एलोकेट करने का बेसिस क्या है, यही गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। एलोकेट करने का बेसिस है जिस दिन हमने बिजनेस एक्वायर किया था उस दिन के फेयर वैल्यू के रेशियो में। फिर टोटल कैरिंग अमाउंट आ गया, रिकवरेबल वैल्यू से कंपेयर करो, इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस के लिए किसका मानोगे, बताओ फटाफट से। सर इंपेयरमेंट लॉस पहले मानेंगे, बोलो फटाफट से, गुडविल का, कुछ बच गया तो एसेट का। यानी कि अब पूछेगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बताइए। कैरिंग अमाउंट, अब गुडविल तो पूरा नील हो गया, गुडविल बताओ। सर 1,20,000 का था, बताओ। इधर इम्पेयरमेंट 80,000 प्लस 20,000 40,000 120, तो गुडविल का तो नील आएगा वैल्यू। दूसरा A1 A2, सर A1 का कैरिंग अमाउंट इतना है, A2 का कैरिंग अमाउंट इतना है, करेक्ट। ये रहा कैरिंग अमाउंट आज के डेट में। इम्पेयरमेंट कितना करना है, तो A1 में 30, A2 में भी 30, तो ये रहा 1,50,000 एंड 50,000 रिवाइज कैरिंग अमाउंट सारे एसेट का। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप मतलब इंडिविजुअल एसेट लेवल पे हमने किया, आगे देखोगे टॉप बॉटम अप एंड टॉप डाउन दूसरे में समझ में आएगा। समझ में आया कैसे करते थे बॉटम अप अप्रोच में। गुडविल एलोकेट हो पाएगी, क्वेश्चन नहीं बताया तो कि गुडविल एलोकेबल है कि नहीं, तो आप एज्यूम करना पड़ेगा, और एजम्पशन में ज़्यादा बेहतर है, एग्जाम में यही एज्यूम कर लेना कि गुडविल एलोकेबल है। एलोकेबल है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, एड गुडविल, इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया, पहले गुडविल का बचा हुआ एसेट का, ये स्टेप है। दूसरा है गुडविल इज नॉट एलोकेबल, गुडविल एसेट पे एलोकेबल नहीं है। उस केस में बड़ा सिंपल है, सेम लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके पहले स्टेप लिख लेते हैं। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एसेट विदाउट गुडविल। अब गुडविल एलोकेट हो ही नहीं सकता, तो एलोकेट करेंगे नहीं, सीधा एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लेंगे विदाउट गुडविल। स्टेप 2 निकाल लिया, अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालेंगे एसेट का और गुडविल को ऐड कर देंगे। ऐड गुडविल टू रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, उसमें गुडविल जोड़ देंगे, ठीक। एंड
अब देखो एसेट की रिवाइज कैरिंग अमाउंट हुई, उसमें गुडविल भी टोटल कर देंगे तो टोटल कैरिंग अमाउंट निकल जाएगा। एंड कंप्यूट टोटल कैरिंग अमाउंट, कंप्यूट कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल एसेट। ठीक, कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल एसेट निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, कंपेयर विथ रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एंटिटी एज अ होल। अब वो टोटल एक इंडिविजुअल एसेट का नहीं, टोटल बिजनेस का, टोटल एंटिटी का कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे एंड कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। एग्जाम्पल दूंगा सब समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। इम्पेयरमेंट लॉस, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा ना, ये है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। दिस इम्पेयरमेंट लॉस is impairment of goodwill। राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, impairment of goodwill। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल, बस थोड़ा छोटा मोटा ट्विस्ट चेंज कर देता हूँ। पीसी दिया 5 लाख, एसेट में 2 एसेट आया बिजनेस में, A1 A2, 2 लाख 1 लाख। ऑब्वियसली पीसी दिया 5 लाख का, 3 लाख का एसेट लिया तो गुडविल कितना आएगा, 2 लाख। ठीक, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर ये रहा एसेट A1 A2 गुडविल, सब चीज सेम डालता हूं कि आपको कंपैरिजन इजीली समझ में आए। 1,80,000, 80,000, 1,20,000, ये क्या था, कैरिंग अमाउंट। सब चीज सेम है एग्जाम्पल में, देखो फटाफट से। ठीक, यहाँ पे रिकवरेबल वैल्यू ये भी सेम रखता हूं। चलो इसमें एडिशनल क्या देगा, इसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है कि ये किसका क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। नन एलोकेबल का। हमने बोला था ना, एंटिटी का, वो जो बिजनेस हमने खरीदा है ना, वो पूरी बिजनेस का रिकवरेबल वैल्यू। मान लो ए लिमिटेड है, या एंटिटी लिख देता हूं, एंटिटी का रिकवरेबल वैल्यू। $1,70,000 ले लेते हैं। अब स्टेप अनुसार मैंने सबसे पहले लिखा कि एसेट ले लो और उनका इंपेयरमेंट निकालो, गुडविल को बिना एलोकेट करे, क्योंकि ये अनएलोकेबल का केस है। ये रहा। चलो पर्टिकुलर्स लिखोगे, एसेट 1, एसेट 2, इनकी आज की डेट में कैरिंग अमाउंट कितनी है। ओके सर, इसका तो 180 है, इसका 80,000 है। रिकवरेबल वैल्यू कितना है सर, इसका 150, इसका 50। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया, इंपेयरमेंट लॉस सर इसका 30,000, इसका भी 30,000। अच्छा, तो अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आएगा एसेट का, कैरिंग अमाउंट। चलो 1,50,000 और इसका आएगा 50,000। ये पहला स्टेप था। देखो इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो। फिर क्या करना है, गुडविल को ऐड कर देना है ये एसेट की रिवाइज कैरिंग अमाउंट में, और टोटल कैरिंग अमाउंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना दोगे, या नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बनाने की क्या जरूरत है। टोटल कैरिंग अमाउंट निकालो। A1 का कैरिंग अमाउंट है 150, A2 का 50, और गुडविल का कितना है सर, गुडविल की कैरिंग अमाउंट है 1,20,000। अब बताना, ये दो एसेट प्लस गुडविल, ये टोटल कंपनी की कैरिंग अमाउंट हो गया एंटिटी का 3,20,000।
लेकिन एंटिटी का तो, वो पूरी बिजनेस का तो रिकवरेबल वैल्यू सिर्फ 170 है, 1,70,000 है। ठीक, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना उतना सुइटेबल नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ा दो, इतना कम ना सूट नहीं कर रहा, 270 कर दो, 2,70,000 है। तो अब जो इम्पेयरमेंट लॉस आया, इम्पेयरमेंट लॉस ये कितने का आया, 320 माइनस 270, 50,000 का। हाँ, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ना, ये क्या है, गुडविल का है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। इसको पता है फर्स्ट बटम अप देन टॉप डाउन क्यों बोला गया? पहले इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट किया, इस अप्रोच को बोलते हैं बटम अप, जो इंडिविजुअल एसेट का किया। फिर कंपनी एज अ होल, टॉप डाउन, कंपनी एज अ होल से स्टार्ट किया, तो ये टॉप डाउन भी कवर्ड हो गया इसमें। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पहले बटम अप, इंडिविजुअल एसेट क्या कर देंगे, गुडविल भूल जाओ, इम्पेयरमेंट। ठीक, फिर टोटल कैरिंग अमाउंट निकालो, गुडविल जोड़ दो, टोटल कंपनी का कैरिंग अमाउंट। ठीक, फिर उस बिजनेस का रिकवरेबल वैल्यू से कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस निकालो, ये जो होगा ये सीधा का सीधा टोटल गुडविल का है। इसमें इंडिविजुअल एसेट का भी शुरू में हुआ, दैट इज बॉटम अप, बाद में कंपनी लेवल पे हुआ, पूरे बिजनेस का हुआ, दैट इज टॉप डाउन। इसलिए अनएबल एलोकेबल के केस में बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच दोनों लगाते हैं। लेकिन ऊपर जो था एलोकेबल, इसमें क्या था, बड़ा सिंपल है सर, इसमें सिर्फ बॉटम अप अप्रोच लगाया हमने, क्योंकि गुडविल बांट सकते थे ना, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में गुडविल का जो वैल्यू है आज के डेट में जोड़ दिया, जोड़ने का जो रेशियो है एलोकेट करने का, ये ध्यान देना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदा था उस दिन। फिर आ गया इम्पेयरमेंट निकाला, जो इम्पेयरमेंट लॉस है पहले मानते इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, उसके बावजूद कुछ लॉस बच गया तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। समझ में आया क्या? दोनों में इतना है बस, सेम एग्जांपल इसलिए लिया सब चीज कि आपको क्लियर हो चीजें। चलो लास्ट कॉर्पोरेट एसेट था ना, कॉर्पोरेट एसेट का भी कुछ नेचर ना गुडविल जैसा ही होता है। क्यों? देखो कंपनी में जो कॉर्पोरेट एसेट होते हैं, जिसको कंपनी एज अ होल यूज करती है, ये भी इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करते। जैसे कि हेड ऑफिस की बिल्डिंग, बिजनेस में तो जरूरी है हेड ऑफिस की बिल्डिंग, बिजनेस चल रही है उसको मॉनिटर कर रहा है हेड ऑफिस की बिल्डिंग, बिजनेस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है हेड ऑफिस की बिल्डिंग, पर हेड ऑफिस की बिल्डिंग कमा के नहीं दे रही, हो तो पूरा बिजनेस चल रहा है इसलिए कमाई हो रही है। क्या एक इंडिविजुअल फैक्ट्री कमा के दे रही होती है? हाँ। इंडिविजुअल मशीन कमा के देती है? हाँ। इंडिविजुअल मशीन में क्या प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल मशीन को यूज करके हम पता कर सकते हैं इससे कितना वैल्यू जनरेट होगी, लेकिन हेड ऑफिस की बिल्डिंग ये तो बहुत सारे जो हमारी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे जो हमारी प्रोडक्शन की चीजें उसको मॉनिटर करती है, देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, कंपनी लेवल पे चीजें करती है। तो जो कॉर्पोरेट एसेट होते हैं ना, जैसे कि हेड ऑफिस के एसेट्स हो गए, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो गया कंपनी का, R&D होता है, R&D अलग से कैश फ्लो जनरेट थोड़ी नहीं करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है, फिर कंपनी उसको प्रोडक्शन में लेके आती है, प्रोडक्शन होता है, फिर जाके कैश फ्लो जनरेट होता है। तो इनमें भी वो गुण है, कौन सा गुण, कि ये अलग से कैश फ्लो जनरेट नहीं करते, जैसे कि गुडविल नहीं कर रहा था। ठीक, तो ये भी दो ही ऑप्शन है इसमें भी। अगर एलोकेबल है, सेम सेम एज ए गुडविल ट्रीटमेंट, सेम एज गुडविल, एलोकेबल है तो बटम अप अप्रोच, अनएलोकेबल है तो पहले बटम अप फिर टॉप डाउन अप्रोच। अच्छा गुडविल की तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल और इसमें एक चीज कॉमन थी, ये अलग से इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करते, ये और सारे एसेट को मदद करते हैं कैश फ्लो जनरेट करने में। ठीक, चलो इस ऐसे को यहीं पे कवर करते हैं, खत्म हो गया टॉपिक, इंडिविजुअल का इंपेयरमेंट भी, सीजीयू का भी, एंड इवन बताओ फटाफट से गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट का भी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट छोटा सा है, देख लेना। ठीक, चलूं मैं?
मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी चैप्टर को करने का, ठीक, या फिर एक एएस और कर लेंगे फिर चैप्टर पे आएंगे। पर अब चैप्टर्स को भी निपटाना जरूरी है। रिवीजन लेक्चर को देखते रहो, जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो सब रिवीजन लेक्चर में कवर्ड है। पेपर उठा के देखोगे, एक ऐसा ट्रीटमेंट या चीज नहीं आएगा जो मैंने रिवीजन लेक्चर में नहीं कराया है। 100% कवरेज है। बस यही है, रिवीजन लेक्चर है तो थोड़ा फास्ट मोड में है, क्वेश्चन ज्यादा कवर्ड नहीं है। पढ़ा तो सब चीज रहा हूँ 100%, इसलिए रिवाइज करते रहो, मस्ती में रहो, खुश रहो। कोई दिक्कत है, ये रहा मेरा टेलीग्राम नंबर है। ठीक, चलो, विश करता हूं कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। होप करता हूं कि एग्जाम की सीरियसनेस को आप लोग समझोगे। एग्जाम पेपर में अब ज़्यादा दिन है नहीं मई में, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। ये लेक्चर सिर्फ मई के लिए रिलेवेंट नहीं है, आगे आने वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे भी इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए।